हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, भारत में भारी जल बनाया जाता है। ए, ट्रॉम्बे में, बी, गुवाहाटी में, सी, दिल्ली में, डी, भिलाई में। राइट आंसर ए, ट्रॉम्बे में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में भारी जल के उत्पादन की जिम्मेदारी ट्रॉम्बे, मुंबई स्थित भारी जल बोर्ड यानी हैवी वाटर बोर्ड की है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। भारी जल बोर्ड भारी जल संयंत्रों का संचालन करता है, जो निम्न है। कहाँ कहाँ पे है थोड़ा देख लेते हैं। कोटा राजस्थान, मनुगुरु तेलंगाना, तालचेर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, तूतीकोरिन तमिलनाडु, हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। ए, मोटर, बी, ट्रांसफार्मर, सी, बैटरी, डी, जनरेटर। राइट आंसर सी, बैटरी। आइए इसकी व्याख्या। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी कई प्रकार की होती है, किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित रहते हैं। कौन कौन है वो मूल घटक? धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत कोष यानी बैटरियां रासायनिक ऊर्जा भंडारित कर इसे विद्युत ऊर्जा के रूप में उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा यानी स्पेस बेस सोलर पावर SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए। दूसरा, SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना ही 2। राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्पेस बेस सोलर पावर यानी SBSP अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में स्थित भू समकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर
रेडियो तरंग या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूरित होती रहती है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि A. बर्फ सड़क से सख्त होती है। B. सड़क बर्फ से सख्त होती है। C. जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। D. बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। राइट आंसर D. बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? A. सेल्सियस ताप। B. किलोवाट आवर विद्युत। C. RH गुणक रक्त यानी ब्लड। D. रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। राइट आंसर D. रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। ये गलत है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। दूसरा, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, यानी ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? A. केवल 1। B. केवल 2। C. 1 और 2 दोनों। D. ना तो 1 ना ही 2। राइट आंसर B. केवल 2, यानी ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पराध्वनिक पिंडों की चाल को मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूँकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है।
ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, उससे लाखों रुपये की बचत हो? ए, अत्यंत निम्न तापमान पर, बी, सामान्य तापमान पर, सी, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर, डी, उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है। राइट आंसर ए, अत्यंत निम्न तापमान पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सामान्य तापमान पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अतिचालकता की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। यह ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तापमान को प्राप्त करना काफ़ी व्यवसाध्य होता है। यदि अतिचालकता का गुण सामान्य तापमान पर प्राप्त किया जा सके तो इससे बहुत धन की बचत होगी। नेक्स्ट, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। ए, मोडेम, बी, मॉनिटर, सी, कूट लेखन, डी, OCR। राइट आंसर ए, मोडेम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट के प्रयोग हेतु कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मोडेम आवश्यक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जाता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मोडेम आवश्यक होता है। मोडेम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में तथा पुनः डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ है अंतरिक्षयान, दूसरी तरफ है प्रयोजन। पहला, कैसिनी हाइगेंस, शुक्र की परिक्रमा और डाटा का पृथ्वी तक संचारण करना। दूसरा, मैसेंजर, बुध का मानचित्रण और अन्वेषण। तीसरा, वायेजर 1 और वायेजर 2, बाह्य और सौर परिवार का अन्वेषण। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, बी, 1, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, 2 और 3। राइट आंसर डी, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 और 3 सही है। कैसिनी हाइगेंस शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान था। बुध ग्रह के रासायनिक संगठन, चुंबकीय क्षेत्र आदि के अध्ययन हेतु अगस्त 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर नामक रोबोटिक अंतरिक्षयान का प्रक्षेपण किया गया था। बाह्य और सौर परिवार के अन्वेषण हेतु वर्ष 1977 में नासा द्वारा वायेजर 1
कार्यक्रम के तहत 2 मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों वायेजर 1 एवं वायेजर 2 का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? ए. जगदीश चंद्र बोस, बी. हरगोविंद खुराना, सी. सी.वी. रमन, डी. होमी जे. भाभा। राइट आंसर ए. जगदीश चंद्र बोस। आइए व्याख्या। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रख्यात भौतिकवाद, जीव एवं वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ए. कार्बोरेंडम, बी. टंगस्टन, सी. नाइक्रोम, डी. कास्ट आयरन। राइट आंसर सी. नाइक्रोम। आइए इसकी व्याख्या। कार्बोरेंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है। यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम भंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ए. हीरा, बी. ग्रेफाइट, सी. ऑक्सो कार्बन, डी. फुलरिन्स। राइट आंसर सी. ऑक्सो कार्बन। आइए इसकी व्याख्या। ऑक्सो कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? ए. साइट्रिक एसिड, बी. सोडियम बेंजोएट, सी. पोटेशियम क्लोराइड, डी. सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर बी. सोडियम बेंजोएट। आइए व्याख्या। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र NaC7H5O2 होता है। इसका व्यापक रूप से खाद्य परिरक्षण में प्रयोग होता है। यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण होता है। नेक्स्ट, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? ए. पोटेशियम नाइट्रेट, बी. भारी जल, सी. सल्फर आयोडाइड, डी. सिल्वर आयोडाइड। राइट आंसर डी. सिल्वर आयोडाइड। आइए इसकी व्याख्या। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटरों या
एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी होती है। नेक्स्ट, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। ए, रक्त में प्रोटीन। बी, प्लाज्मा में बिंबाणु। सी, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी। डी, रक्त में एंटीजन की अनुपस्थिति। राइट आंसर ए, रक्त में प्रोटीन। आइए व्याख्या। मानव रक्त श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हिमाटोक्रिट यानी रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु की उपस्थिति उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? ए, शर्करा फास्फेट बैकबोन। बी, द्विकुंडलिनी। सी, प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या। डी, दो रज्जुकों की पूरकता। राइट आंसर डी, दो रज्जुकों की पूरकता। आइए इसकी व्याख्या। डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रह एवं उनका प्रेषण है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। नेक्स्ट, नेको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है ए, कैंसर से। बी, एड्स से। सी, कोरोना वायरस से। डी, मलेरिया से। राइट आंसर बी, एड्स से। नाको का संबंध एड्स से है। व्याख्या। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबद्ध है। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ ए है, ए बी है, ए बी सी डी, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 इस तरह से है। ए, मलेरिया, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। बी, फाइलेरिया, मस्तिष्क। सी, इंसेफेलाइटिस, मांसपेशियां। डी, ल्यूकेमिया, लसिका ग्रंथि। एक तरफ इधर 5वां है रक्त कोशिकाएं, कूट। ए, कौन कौन मैच है? ए बी सी डी उस तरह से हम मैच बता दे रहे हैं। ए में है 5 3 2 1। बी में है 5 4 2 1। सी में है 4 3 5 1। डी में है 5 4 1 2। इसका राइट आंसर है बी, 5 4 2 1। कौन किस किस में मैच है आइए देखते हैं। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, इंसेफ्लाइटिस मस्तिष्क और ल्यूकेमिया बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा।
नेक्स्ट, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं ए. भिन्न काल पक्वता, बी. एक संगमनी, सी. विषम युग्मन, डी. स्वअनिषेच उभयलिंगता। राइट आंसर ए. भिन्न काल पक्वता। आइए इसकी व्याख्या। उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक्वता या भिन्न भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की, पहला पूर्व पक्वता तथा पूर्व स्त्री पक्वता होती है। पूर्व पुंक्वता में प्रागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय प्रागकोश से पहले पकता है, अर्थात परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ए. विटामिन ए, बी. प्रोटीन, सी. एंजाइम, डी. हार्मोन। राइट आंसर ए. विटामिन ए। आइए इसकी व्याख्या। विटामिन ए मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन के, विटामिन B12 तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।